तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग ईटीपी के एक नए नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में आए हैं। और हो ना हो एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं सेट वाइज कि किन किन सेट में उस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद हम लोग टॉपिक को समझेंगे और फिर उसके आंसर्स को भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रबंध यानी मैनेजमेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका बीएसटी के लिए भी इम्पोर्टेंट था और ईटीपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक सेट में आप देखेंगे कि 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, प्रबंध को एक सामूहिक क्रिया क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रबंध से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रबंध की परिभाषा दीजिए एवं इसकी मुख्य विशेषताएं समझाइए। सेट 2 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रबंध के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रबंध की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। और क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रबंध कला है या विज्ञान अथवा दोनों, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। सेट 4 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 वो है, प्रबंध को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, प्रबंध को परिभाषित कीजिए एवं इसके महत्व की विवेचना कीजिए। सेट 5 में भी इससे 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कर्मचारियों को प्रबंध में भागीदारी दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या प्रबंध एक पेशा है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रबंध के कार्यों को समझाइए। तो देखिए आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सेट में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन बन ही रहे हैं। किसी किसी सेट में तो 4 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। तो यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए एक बार हम लोग टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। टॉपिक समझ लेने पर हम लोग खुद ब खुद इसके आंसर्स लिख पाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में अगर इससे थोड़ा हट के भी क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे, आसानी से उसके उत्तर लिख पाएंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को समझते हैं। प्रबंध के बुनियादी आधार यानी फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए प्रबंध की एक अच्छी परिभाषा दी गई है हेनरी फेल के द्वारा, क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चन में आपको आया था कि प्रबंध को परिभाषित कीजिए या फिर प्रबंध किसे कहते हैं उसकी परिभाषा दें। तो उस क्वेश्चन के लिए आप इस आंसर को लिख सकते हैं कि प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ये परिभाषा हेनरी फेल के द्वारा दी गई है। तो इस परिभाषा को आप नोट करके रख सकते हैं और एग्जाम में अगर परिभाषा पूछा जाता है तो इस परिभाषा को आप जरूर लिखिए। छोटा है और काफ़ी सटीक परिभाषा है। ठीक है, तो प्रबंध का अर्थ क्या है। पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रबंध अर्थ एवं परिभाषा। तो प्रबंध की अवधारणा एक बार देख लेते हैं। देखिए विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध शब्द को परिभाषित भिन्न भिन्न रूप में किया है। परंपरागत अथवा संकुचित अर्थ में प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। इस प्रकार जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है वह क्या कहलाता है, प्रबंधक कहलाता है। तो परंपरागत या फिर संकुचित अर्थ में प्रबंध किसे कहा जाता है, तो प्रबंध का अर्थ होता है दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति। ठीक है, तो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को क्या कहा जाता था, पहले प्रबंध कहा जाता था। इस प्रकार जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से काम कराता है वह क्या कहलाएगा, प्रबंधक यानी मैनेजर कहलाएगा। परंतु आज के युग में प्रबंध केवल अन्य लोगों से काम लेने तक ही सीमित नहीं है, अपितु उपक्रम में कार्यरत व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करने एवं कराने की कला है। ठीक है, तो चूँकि परंपरागत अर्थ में क्या कहा गया था कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है, लेकिन आधुनिक परिभाषा के अनुसार प्रबंध केवल अन्य लोगों से काम लेने तक ही सीमित नहीं है, अपितु उनके साथ मिलकर कार्य करने एवं कराने की कला है। ठीक है, देखिए प्रबंध शब्द का अर्थ न केवल व्यापार में अपितु सभी प्रकार की क्रियाओं में है जहां मानवीय श्रम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जहां मानवीय श्रम का प्रयोग होता है वहां प्रबंध की आवश्यकता होती है, चाहे वो व्यापारिक संस्था हो या फिर गैर व्यापारिक संस्था हो। ठीक है,
देखिए प्रबंध क्या है, टूलकिट में दिया गया है। प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह, जो क्या है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अगर परिभाषा लिखना है तो ऊपर जो परिभाषा दिया गया है हेनरी फेल के द्वारा, इस परिभाषा को आप लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए प्रबंध की विशेषता। प्रबंध की निम्नलिखित विशेषताएं, जो कि आपका एक क्वेश्चन में पूछा गया था प्रबंध क्या है, उसे परिभाषित कीजिए और प्रबंध की विशेषताओं को लिखें। तो आप प्रबंध का परिभाषा लिख दिए, हेनरी फेल के द्वारा दिया गया, या फिर सामान्य परिभाषा चाहे तो आप सामान्य परिभाषा भी लिख सकते हैं, और परंपरागत और संकुचित वाला, और उसके बाद प्रबंध की ये परिभाषा, ये विशेषताएं आप लिख सकते हैं। तो विशेषताएं अगर लिखने जा रहे हैं तो पॉइंट के हिसाब से लिखिए। अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट दीजिए, अगर 3 नंबर वाला क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट दीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग प्रबंध की विशेषताएं देखते हैं। तो पहला है प्रबंध एक प्रक्रिया है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। तो प्रबंध एक प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए प्रबंध एक प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक कार्य आते हैं जो उद्देश्य की पूर्ति कराते हैं। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि प्रबंधकीय कार्य मुख्यतः लोगों के मध्य संबंधों से संबंधित होता है। प्रबंध एक आर्थिक क्रिया भी है क्योंकि इससे आर्थिक संसाधनों का या फिर साधनों का प्रयोग किया जाता है। यह मानवीय क्रियाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्य मतलब करने पड़ते हैं, एक के बाद दूसरा कार्य फिर तीसरा कार्य। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पॉइंट लिखना है और पॉइंट को अपने 2 या 3 लाइन में अपने शब्दों में से डील करना है। दूसरा परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, और इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है कैसे। ठीक है, तो देखिए प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, अर्थात प्रबंध हमेशा सामूहिक प्रयासों को महत्व देता है। प्रबंध व्यक्तियों का समूह है जो किसी संस्था की क्रियाओं का संचालन करता है, अर्थात संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति अनेक व्यक्तियों की सहायता से की जाती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रयत्न से। प्रबंध का प्रयोग समूह के प्रयत्नों के संदर्भ में किया जाता है क्योंकि एक व्यक्ति की अपेक्षा एक संस्था के लक्ष्यों को समूह के द्वारा आसानी से एवं प्रभावपूर्ण तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रबंध को एक सामूहिक क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां व्यक्तियों का समूह होता है वहीं पर प्रबंध की आवश्यकता होती है, चाहे वह व्यापारिक संस्था हो या फिर गैर व्यापारिक संस्था हो। यानी व्यक्तियों का समूह होगा तो वहाँ प्रबंध की आवश्यकता होगी, तो इसलिए प्रबंध को एक सामूहिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, और इसके आगे आप चूँकि 1 नंबर वाला क्वेश्चन है तो आपको आंसर जो है छोटा लिखना है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रबंध को एक सामूहिक क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ व्यक्तियों का समूह होता है वहीं पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। मानवीय प्रयासों से संबंधित, तो प्रबंध किससे संबंधित होता है, मानवीय प्रयासों यानी ह्यूमन एफर्ट से संबंधित होता है। देखिए प्रबंध मानवीय क्रियाओं से संबंधित होता है। प्रबंध मानवीय क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण के द्वारा ही उपक्रम के निष्क्रिय साधनों को गतिशील बनाता है। तो प्रबंध किससे संबंधित होता है, मानवीय क्रियाओं से संबंधित होता है क्योंकि प्रबंध के अंतर्गत जो मानव श्रम है उन्हीं का नियोजन और संगठन, निर्देशन, नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो प्रबंध किससे संबंधित है, मानव के प्रयासों से संबंधित है। चौथा इसके विशेषता हम लोग लिख सकते हैं कि प्रबंध एक सतत क्रिया है। ठीक है, प्रबंध क्या है, एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। देखिए व्यवसाय में निरंतर समस्याओं का सामना व सुधार करने की आवश्यकता रहती है, इस कारण प्रबंध को एक सतत क्रिया कहा जाता है। व्यवसाय की इकाइयों के आकार तथा परिस्थितियों की गतिशीलता के कारण यह क्रिया निरंतर जटिल होती जा रही है। तो प्रबंध एक सतत क्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि व्यापार में हमें दिन प्रतिदिन नए नए समस्याओं का सामना करना पड़ता है, नई नई समस्याएं आती रहती है और इस प्रकार हमें मतलब निरंतर प्रबंध की आवश्यकता बनी रहती है। तो प्रबंध क्या है, एक सतत क्रिया है। ठीक है, अगला बिंदु दिया गया प्रबंध अधिकारों की श्रृंखला है। देखिए एक संगठन में प्रबंध के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं और निम्न स्तर उच्च स्तर से अधिकार प्राप्त करता है एवं उसके प्रति जवाबदेही होता है। परिणाम स्वरूप प्रबंध का एक ढांचा तैयार होता है। ठीक है, तो प्रबंध के अधिकारों की एक श्रृंखला मतलब प्रबंध में कई सारे स्तर होते हैं और एक स्तर दूसरे स्तर से तालमेल बैठाता है। इस प्रकार प्रबंध क्या है, एक ढांचा के रूप में
मतलब एक ढांचा, प्रबंध का एक ढांचा तैयार हो जाता है और उसी के रूप में प्रबंध कार्य करता है। तो प्रबंध क्या, अधिकारों की श्रृंखला है, ठीक है। वो जो सबसे ऊपर वाला स्तर है उससे अधिक अधिकार, उसके नीचे वाले स्तर को उससे थोड़ा कम अधिकार, उससे और नीचे वाला स्तर को उससे थोड़ा कम अधिकार दिया गया रहता है, ठीक है। तो प्रबंध क्या, एक श्रृंखला है, किसकी, अधिकारों की श्रृंखला है। छठा दिया गया है सार्वभौमिक क्रिया। देखिए यूनिवर्सल प्रोसेस, प्रबंध की क्रिया सभी संस्थाओं में, चाहे वह व्यावसायिक संस्था हो या सामाजिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो, समान रूप से संपन्न की जाती है, ठीक है। तो सभी प्रकार के संस्थाओं, चाहे वो व्यापारिक संस्था हो, गैर व्यापारिक जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी प्रकार के संस्थाओं में प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है, एक सार्वभौमिक क्रिया है या फिर प्रक्रिया है। देखिए अगला पॉइंट दिया गया है प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, चूँकि ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि वैज्ञानिक एवं कलात्मक रूपों को अलग नहीं किया जा सकता है। कला के रूप में प्रबंध में व्यवहारिक ज्ञान, निपुणता, रचनात्मक उद्देश्य एवं अभ्यास द्वारा विकास आदि विशेषताएं हैं, और विज्ञान के रूप में कारण और परिणाम का संबंध, नियमों का परीक्षण, योग्यता एवं परिणामों का पूर्वानुमान आदि विशेषताएं हैं। अतः प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है, ठीक है। देखिए प्रबंध कला इसलिए है क्योंकि कला उसे कहते हैं जो प्रैक्टिस के द्वारा निखरता है, मतलब उसमें सुधार होता है। और प्रबंध का निरंतर अभ्यास करने से जो प्रबंधक होता है उसमें ज्ञान में, निपुणता में और रचनात्मकता में सुधार होता है, उसमें विकास आता है, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है, क्योंकि जो प्रबंधक होता है उसका जितना अधिक अनुभव होगा वो उतना अच्छा प्रबंध कर पाएगा। और विज्ञान इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रबंध के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, और प्रबंध क्या होता है, कारण और परिणाम में संबंध भी बताता है कि इस प्रकार का कार्य करेंगे तो यह परिणाम हो सकता है, इस प्रकार का कार्य करेंगे तो यह परिणाम हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। आठवां दिया गया है कि प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, पर मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। देखिए प्रबंध का मुख्य रूप से संबंध व्यवसाय के मानवीय पक्ष से होता है। संस्था के सभी कर्मचारी समाज के ही अंग होते हैं, अतः इनका नेतृत्व और निर्देशन सामाजिक क्रिया का ही अंग है, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रत्येक व्यावसायिक संस्था एक समाज का अंग होता है, और प्रबंध भी किनका किया जाता है, कर्मचारियों का किया जाता है, और ये कर्मचारी भी किससे संबंधित होते हैं, समाज के ही अंग होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध जो है एक सामाजिक क्रिया है। अगला दिया गया है प्रबंध एक पेशा है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। देखिए व्यवसाय की जटिलता के कारण किसी भी व्यावसायिक संस्था का प्रबंध केवल सामान्य ज्ञान या अनुभव के आधार पर नहीं किया जा सकता, अपितु इसके लिए प्रबंध शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। प्रबंध विज्ञान में विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण की सुविधा, सेवा भावना, आचार संहिता एवं विशिष्ट ज्ञान का समुचित उपयोग आदि सभी पेशे की विशेषताएं पाई जाती है। इस प्रकार प्रबंध एक पेशा है जिसकी शिक्षा विभिन्न विद्यालयों में दी जाती है, ठीक है। तो प्रबंध एक पेशा भी है, क्योंकि किसी भी व्यावसायिक संस्था में प्रबंध करने के लिए केवल प्रबंध का सामान्य ज्ञान या फिर थोड़ी बहुत जानकारी ही आवश्यक नहीं है। प्रबंधक को प्रबंध का गहन अध्ययन करना चाहिए, प्रबंध शास्त्र का गहन जांच करना चाहिए, उसको उस संबंधित बहुत सारी जानकारियां होनी चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध क्या एक पेशा है, क्योंकि आज के समय में प्रबंध की शिक्षाएं विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में दी जा रही है, और उस शिक्षा के द्वारा नए नए प्रबंधक निर्मित किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध क्या एक पेशा है। हमें चूँकि अधिकतम 5 ही पॉइंट याद रखने हैं, तो हम लोग 9 पॉइंट देख चुके हैं, और ये 9 जो पॉइंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप इन्हीं 9 पॉइंटों में से किसी को भी लिख सकते हैं। अगर 5 अंक वाला क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिखिएगा, और अगर 3 अंक वाला क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको करना है कि आप बस पॉइंट याद रखिएगा, उसके बाद जो आगे का डील करना है वो आप अपने शब्दों में कीजिएगा, ठीक है, 2 या 3 लाइन करके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रबंध की प्रकृति, तो प्रबंध की प्रकृति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि प्रबंध की प्रकृति से भी प्रश्न आते हैं। पहला क्या है, प्रबंध विज्ञान और कला दोनों हैं, और इससे क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए
प्रबंध विज्ञान है अथवा कला, यह निश्चित करने से पूर्व प्रबंध का विज्ञान के रूप में तथा कला के रूप में अलग अलग अध्ययन कर लेना नितांत जरूरी है। इस अध्ययन के उपरांत ही कहा जा सकता है कि प्रबंध विज्ञान है अथवा कला अथवा दोनों। ठीक, तो देखिए प्रबंध कला के रूप में मैनेजमेंट एज एन आर्ट। प्रबंध को सामान्यतः कला समझा जाता है क्योंकि कला का अर्थ किसी कार्य को करने अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग करना है। वास्तव में कला सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने की विधि है। ठीक है, जॉर्ज टेरी का कथन है कि चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, कला कहलाता है। तो प्रबंध कला इसलिए है क्योंकि प्रबंध में भी हम लोग ज्ञान एवं कुशलता का प्रयोग करते हैं, और जो व्यक्ति जितना अधिक कुशल होता है वह प्रबंध को उतना ही अच्छा तरीक़ा से कर पाता है। ठीक है, तो प्रबंध को कला इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि प्रबंध भी एक कला की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि प्रबंध एक व्यवहारिक कार्य है। जो व्यक्ति जितना अधिक इसका अनुभव रखता है वो उतना अच्छा या फिर उतना अधिक प्रभावित ढंग से प्रबंध कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग प्रबंध को कला कह सकते हैं। अब विज्ञान के रूप में देख लेते हैं प्रबंध विज्ञान के रूप में। देखिए व्यवस्थित ज्ञान जो किसी सिद्धांत पर आधारित हो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अर्थात विज्ञान ज्ञान का वह रूप है जिसमें अवलोकन तथा प्रयोग द्वारा कुछ सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं। विज्ञान को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, वास्तविक विज्ञान और नीति प्रधान विज्ञान। तो विज्ञान उसे कहा जाता है जो जिसमें एक व्यवस्थित ज्ञान हो, ठीक है, जिसके कुछ सिद्धांत हो, और वो सिद्धांत किसके द्वारा निर्धारित हो, वो सिद्धांत प्रयोग के द्वारा निर्धारित हो। क्योंकि प्रबंध में भी प्रबंध के बहुत सारे सिद्धांत हैं जो प्रयोगों के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, और प्रबंध उसमें सटीक बैठता है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है, एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की भांति प्रबंध में भी कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, देखिए तो प्रबंध विज्ञान और कला दोनों के रूप में उपरोक्त अध्ययन करने के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध कला है और विज्ञान दोनों है। वास्तव में इसके वैज्ञानिक एवं कलात्मक रूपों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। सैद्धांतिक ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान के बिना अधूरा है तथा व्यवहारिक ज्ञान के बिना सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग नहीं हो सकता। अर्थात एक कुशल प्रबंधक के लिए प्रबंध का ज्ञान और अनुभव दोनों ही परामर्श है। तो इस आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, क्योंकि प्रबंध विज्ञान और कला दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। कला के रूप में प्रबंध एक व्यवहार है और विज्ञान के रूप में प्रबंध में बहुत सारे सिद्धांत है, वो नियम है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है प्रबंध का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा अच्छी तरह से समझना जरूरी है। महत्व अगर पूछा जाता है तो इसको भी हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, पहले पॉइंट लिखेंगे फिर पॉइंट को डील करेंगे। ठीक है, देखिए तो प्रबंध का पहला महत्व दिया गया है न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति। तो प्रबंध न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति संभव बनाता है। प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्पादन के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित कर न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति संभव बनाता है। ठीक है, तो प्रबंध के द्वारा क्या होता है, प्रबंध के द्वारा हमें कम प्रयत्नों में अधिकतम परिणाम मिलते हैं, क्योंकि प्रबंध के द्वारा हमें विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि वे सही से कार्य करें, और इसके द्वारा हमें कम प्रयत्न के द्वारा ही अधिक से अधिक परिणाम मिलने लगते हैं। अगला हम लोग इसका महत्व लिख सकते हैं कि कटु प्रतिस्पर्धा को सामना करने के लिए। ठीक है, टू फेस द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो चूँकि मार्केट में कंपटीशन व्याप्त है और इस कंपटीशन को सामना करने के लिए हमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। देखिए वर्तमान में उत्पादन केवल स्थानीय राज्य एवं अंतर्राज्यीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं होता, अपितु अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। अतः जैसे जैसे उत्पादन के पैमाने में वृद्धि हो रही है, बाजारों का विकास हो रहा है, त्यों त्यों प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। इस कलाकार प्रतिस्पर्धा के युग में वही उद्योगपति टिक पाता है जो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने में सफल हो पाता है। इस स्थिति में प्रबंध भी उसको बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो चूँकि आज का जो बाज़ार है वो केवल राज्य या फिर एक देश तक सीमित नहीं रह गया, अपितु जो दूसरे देश हैं उन देशों से भी सामान हमारे देश में आ रहे हैं और हमारे देश के वस्तुएं भी दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति ने जो है प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है, और इस स्थिति में वही
संस्थाएं या फिर वही उपक्रम टिक सकते हैं जिनमें एक अच्छा प्रबंध होता है। और प्रबंध चूँकि क्या करता है, हमारे कम लागत पर अधिकतम उत्पादन देता है और अच्छी क्वालिटी की वस्तु देता है। तो इस स्थिति से उबारने के लिए हमें प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध का इसी स्थिति में बहुत महत्व रहता है। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। ठीक है, तो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, प्रबंध अपने विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर भावी घटनाओं का अनुमान लगाकर नियोजन करते हैं एवं संगठन की संरचना करके विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करते हैं। इस प्रकार उपक्रम के पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करते हैं। कुशल प्रबंधक के अभाव में किसी भी उपक्रम के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्रबंध के द्वारा हमारे जो निर्धारित लक्ष्य है उनको प्राप्त करना संभव होता है या फिर उनको प्राप्त किया जाता है, क्योंकि प्रबंध के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं और उन कार्यों के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को पहुंचते हैं, जैसे कि नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण आदि। तो इन सभी कार्यों के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जी प्रबंध जो है वो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कराता है। ठीक है, अगला हम लोग बिंदु लिख सकते हैं कि तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ उठाना। देखिए, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सुधारों से जहां एक और भीमकाय उत्पादन संभव हुआ, वहीं दूसरी ओर उत्पादन की विधियों में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जो काम पहले हाथ से किया जाता था उससे अब स्वचालित मशीनों से करते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी विकास ने जहां एक और कार्य विधियों को सरल किया है, वहीं दूसरी ओर अनेकों समस्याओं को भी जन्म दिया है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिवर्तन को लागू करने योग्य एवं अनुभवी प्रबंध की आवश्यकता रहती है। कुशल प्रबंध के द्वारा ही इन्हें लागू किया जा सकता है। तो नित्य प्रतिदिन जो तकनीकी में परिवर्तन आ रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा नए नए तकनीक आ रही है, तो इन तकनीकों का सही उपयोग, सही प्रयोग तभी हम लोग कर पाएंगे जब हमारे पास एक कुशल प्रबंध होगा। क्योंकि प्रबंध के अंतर्गत ही हम अपने श्रमिकों को प्रशिक्षण वगैरह देते हैं जो नई नई तकनीक आती है। तो प्रबंध क्या करता है, हमें तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ उठाने में मदद करता है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि उद्देश्यों का निर्धारण करने में, जो हमारे उद्देश्य है उनको निर्धारण करने में भी प्रबंध विशेष भूमिका अदा करती है। देखिए, प्रत्येक संस्था की स्थापना कुछ विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। इन उद्देश्यों का निर्धारण करना प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो जो हमारी संस्था के उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को निर्धारण करना भी प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कुशल प्रबंध परिस्थितियों एवं नियमों के अनुसार संस्था के विभिन्न उद्देश्यों तथा आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय आदि का निर्धारण करते हैं। स्पष्ट है कि प्रत्येक संस्था के उद्देश्यों के निर्धारण में प्रबंध का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो प्रबंध क्या करता है, हमारे उद्देश्यों के निर्धारण में भी मदद करता है। यानी हमारी संस्था के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को निर्धारित कौन करता है, प्रबंध ही करता है। प्रबंध के कार्य जो हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एक न एक जिससे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि 5 अंक के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो इनको ज़रा अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए देखते हैं प्रबंध के कार्य। तो प्रबंध के जो कार्य हैं वो उन्हें 5 भागों में बांटा गया है: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो ये जो 5 ये प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य हैं। ठीक है, और एग्जाम में आपको इन्हीं 5 कार्यों के बारे में लिखना है। यदि प्रश्न आता है कि प्रबंध के कार्यों को लिखें, तो आप लिखेंगे कि प्रबंध के 5 कार्य होते हैं जो निम्नलिखित है। फिर इन कार्यों को लिखिए, फिर उसको डील कीजिए, फिर उसके बाद वाला कार्य लिखिए, फिर इसको डील कीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर्स को लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रत्येक कार्य को हम लोग एक बार देख लेते हैं, प्रबंध के 5 कार्यों को। देखिए, पहला कार्य है नियोजन यानी प्लानिंग। पहले से ही निर्णय करना कि क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कब करना है और कैसे करना है तथा किस व्यक्ति के द्वारा करना है, इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए प्रबंधक उस कार्य के लिए कार्यक्रम तैयार करना होता है तथा उद्देश्य एवं नीतियों भी निर्धारित करनी होती है। साथ ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के तरीकों पर भी विचार कर लिया जाता है। तो नियोजन मतलब क्या होता है, आप सीधा लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग बीएसटी में लिखते थे कि नियोजन से आशय पहले ही यह निर्धारित करना है कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे कि नियोजन से आशय पहले से ही यह निर्धारित करना है कि क्या करना है,
कब करना है, कहाँ करना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है। ठीक है, मतलब नियोजन में हम लोग किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य से संबंधित बहुत सारी योजनाएं वगैरह बनाते हैं। उस कार्य को कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे और उस कार्य को कौन सा व्यक्ति करेगा, इन सभी बातों का निर्धारण हम किसके अंतर्गत करते हैं, नियोजन के अंतर्गत करते हैं। तो नियोजन से आज से पहले ही यह निर्धारित करना है कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है एवं किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है। ठीक है, देखिए प्रबंधन का दूसरा कार्य संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नियोजन द्वारा उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित कर लेने के पश्चात उन्हें कार्यान्वित करने की समस्या आती है। तो नियोजन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होगा, कैसे उसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो नियोजन के द्वारा तो हम लोग लक्ष्य निर्धारित कर लिए, लेकिन उन्हें कार्यान्वित करने की समस्या आती है, जिसे संगठन के माध्यम से ही दूर किया जाता है। तो संगठन से जो हमारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ढांचा बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है एवं यंत्र एवं मानव श्रम की व्यवस्था करना। ठीक है, संगठन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यंत्र एवं मानव श्रम की व्यवस्था करते हैं, एक ढांचा बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जो एक संगठन है उस संगठन में टॉप लेवल कैसा रहेगा, मिडिल लेवल कैसा रहेगा, लोअर लेवल कैसा रहेगा। ठीक है, विभाग कैसे रहेंगे, उप विभाग कैसे रहेंगे। तो इन सभी बातों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, संगठन के द्वारा ही, यानी संगठन कार्य के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, अगला कार्य है नियुक्ति करना। ठीक है, देखिए स्टाफिंग। प्रबंध का प्राथमिक कार्य है कर्मचारियों की नियुक्ति करना। नियुक्ति करना प्रबंध का प्रशासनिक कार्य भी है। ठीक है, संगठन की योजना के अनुसार आवश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करना, उनको आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना, पदोन्नति देना, सेवा मुक्ति तथा स्थानांतरण आदि की व्यवस्था करना है। ठीक है, तो संगठन में हम लोग स्ट्रक्चर बना लिए कि इस प्रकार के विभाग रहेंगे, प्रबंध के ऐसे ऐसे स्तर रहेंगे, तो उन स्तरों में अब कर्मचारियों आदि को नियुक्त करना है। तो ये नियुक्ति किसके अंतर्गत आती है, नियुक्तिकरण के अंतर्गत ही आती है। तो नियुक्तिकरण से आशय प्रबंध की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों एवं श्रमिकों की नियुक्ति करना है। ठीक है, नियुक्तिकरण मतलब हम लोग जो कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार नियुक्त करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनको मतलब बहुत सारे कार्य जो श्रमिकों से या फिर कर्मचारियों से संबंधित होते हैं, जैसे कि पदोन्नति, सेवा मुक्ति या फिर ट्रांसफ़र वगैरह, तो ये सभी कार्य किसके अंतर्गत आ जाते हैं, नियुक्तिकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। आप लिखिएगा कि नियुक्तिकरण से आशय संगठन की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्त करना है। ठीक है, देखिए प्रबंध का अगला कार्य है निर्देशन यानी डायरेक्शन। प्रबंध का चतुर्थ महत्वपूर्ण कार्य उपक्रम को निर्देशन अथवा संचालन प्रदान करना है। प्रबंध मूलतः व्यक्तियों के साथ कार्य करने एवं कराने की कला है। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने के लिए आवश्यक है कि उनके कार्य को निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारित दिशा में प्रशस्त एवं निर्देशित किया जाए। निर्देशन का अर्थ संस्था में विभिन्न नियुक्त व्यक्तियों को यह बताना है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और यह देखना है कि वे व्यक्ति अपना कार्य उसी ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग नियोजन के अंतर्गत क्या कर लिए थे, लक्ष्य निर्धारित कर लिए थे, पूरा प्लानिंग कर लिए थे कि किसी कार्य कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति के द्वारा करना है। फिर संगठन के अंतर्गत हम लोग स्ट्रक्चर बनाए कि अलग अलग विभाग होंगे, प्रबंध का ऐसा ऐसा स्तर रहेगा। फिर नियुक्तिकरण के अंतर्गत हम लोग कर्मचारी भी नियुक्त कर लिए, उनको भर्ती करा लिए। अब बात यह है कि अगर कर्मचारियों को हम लोग सही निर्देश नहीं देंगे, उनको यह नहीं बताएंगे कि वो उन्हें क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है, तो हमारे जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो निर्देशन का अर्थ क्या है, संस्था में नियुक्त विभिन्न व्यक्तियों को यह बताना है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। साथ ही साथ यह भी देखना है कि वे उस कार्य को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यह क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि संस्था में विभिन्न नियुक्त व्यक्तियों को यह बताना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, तथा यह देखना कि वे व्यक्ति अपना कार्य उसी भांति कर रहे हैं या नहीं, निर्देशन कहलाता है। ठीक है, तो नियंत्रण से आशय जितने भी कार्य हो रहते हैं उन कार्यों की जांच करना है और देखना है कि उसमें कोई विचलन या अंतर तो नहीं है। यदि किसी प्रकार का अंतर आता है तो उन अंतरों को दूर करने के सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग बीएसटी में आंसर लिखे थे कि नियंत्रण से आशय विभिन्न कार्य प्रबंध के विभिन्न कार्यों की जांच करना एवं देखना है कि उसमें किसी प्रकार का विचलन तो नहीं है। यदि विचलन आता है, अंतर आता है, तो उससे सुधारात्मक कार्यवाही करना है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग नियंत्रण की परिभाषा अच्छी तरह से देख लेते हैं।
नियंत्रण के अर्थ के लिए आप नियंत्रण की ये वाला परिभाषा दे सकते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग बीएसटी में भी किए थे कि नियंत्रण क्या है। तो नियंत्रण से आशय वास्तविक परिणामों का निर्धारित परिमापों से तुलना करना तथा यह देखना है कि उनमें कोई विचलन तो नहीं है तथा विचलन होने पर सुधारात्मक कार्यवाही करना है। तो बस इतना लिखेंगे तो भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। नियंत्रण मतलब क्या होता है कि जो वास्तविक परिणाम हुए हैं संस्था में, जो कर्मचारी कार्य किए हैं और जो हम लोग निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किए थे नियोजन के द्वारा, तो उन दोनों में तुलना करना है तथा देखना है कि वास्तविक परिणाम जो हुए हैं वो निर्धारित उद्देश्यों की तरह ही हुए हैं या नहीं है। यदि उनमें कोई अंतर है, विचलन है, तो उसको हम लोग जांच करते हैं और उसमें सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। तो आप नियंत्रण के लिए इस परिभाषा को लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बीएसटी का क्वेश्चन है, तो देखिए प्रबंध बीएसटी में भी हमें पढ़ना था, एटीपी में भी पढ़ना है। तो अगर आप बीएसटी में याद किए हैं तो आपको कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी आंसर को लिख सकते हैं, क्योंकि प्रबंध के कार्य वहाँ पर भी सेम थे और प्रबंध के कार्य ईटीपी में भी सेम है। तो यदि आप प्रबंध के कार्य बीएसटी के लिए याद किए हैं तो उन्हीं को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार के फेरबदल करने की आवश्यकता आपके लिए इस प्रकार प्रबंध के जो कार्य हैं वो 5 कार्य हैं: नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण एवं नियुक्तिकरण, ठीक है। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये प्रबंध के 5 कार्य हैं। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो इन 5 कार्य के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला एक हम लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि प्रबंध के स्तर कितने होते हैं या फिर प्रबंध के कितने स्तर है, ठीक है। तो देखिए प्रबंध के जो है 3 स्तर होते हैं: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। एक बार इनको अच्छी तरह से देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। देखिए 3 क्या क्या है। पहला है उच्च स्तरीय प्रबंध या टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखिए इस स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं जो उपक्रम की नीतियों से संबंधित होते हैं। यहाँ अधिकांशतः प्रशासनिक कार्य ही किए जाते हैं। तो जो प्रबंध का उच्च स्तरीय प्रबंध होता है, यानी टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है, उसमें लक्ष्य वगैरह निर्धारित किया जाता है। सबसे ऊपर के जो प्रबंधक होते हैं उसमें रहते हैं। इसमें प्रशासनिक कार्य ही किए जाते हैं, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट लक्ष्य निर्धारित करता है, उद्देश्य निर्धारित करता है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद जो आता है वो है मध्य स्तरीय प्रबंध यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखिए इस स्तर पर उच्च स्तरीय प्रबंधक से प्राप्त निर्देशों को अपने से नीचे स्तर को हस्तांतरित किया जाता है। या प्रबंधकीय स्तर उच्च स्तर तथा निम्न स्तर प्रबंध के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। या नीतियों का क्रियान्वयन करने हेतु तो निम्न स्तरीय प्रबंध को निर्देश देता है तथा कार्य के लिए प्रोत्साहित करके उसमें रिपोर्ट प्राप्त करके वो उच्च स्तरीय प्रबंध के पास प्रेषित करता है, ठीक है। तो प्रबंध के जो 3 स्तरीय, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय प्रबंधक क्या करता है? लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करता है, और यही लक्ष्य और उद्देश्य को आगे कौन बढ़ाता है, मतलब निम्न स्तर तक कौन पहुंचाता है, वो है मध्य स्तरीय प्रबंध। यानी मध्य स्तरीय प्रबंध जो है वो उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। मतलब उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध को जोड़ता है, ठीक है। निम्न स्तरीय प्रबंध क्या है? देखिए यह प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले कर्मचारियों से जुड़ा होता है, जो मध्य स्तरीय प्रबंध से प्राप्त निर्देशों को लागू करता है एवं उपक्रम में श्रमिकों से काम कराता है। इसकी समस्या सुनता समझता है, उन्हें निर्देशित करता है, उन पर नियंत्रण रखता है, उन्हें कार्य का वातावरण प्रदान करके उनकी बातों मध्य स्तर तक पहुँचाता है या श्रमिकों तक मध्य स्तर प्रबंध के बीच कड़ी का कार्य करता है, ठीक है। जो निम्न स्तर है उसका जो श्रमिक हैं, जो वास्तव में कार्य को करते हैं, उनसे प्रत्यक्ष संबंध होता है, और श्रमिकों का नियंत्रण, श्रमिकों का निर्देशन ये किसके द्वारा किया जाता है? निम्न स्तरीय प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। तो एक चेन के रूप में आप देख सकते हैं कि उच्च स्तरीय प्रबंध जो है वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उन लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में मध्य स्तरीय प्रबंध निम्न स्तरीय प्रबंध तक पहुँचाता है, ठीक है। और निम्न स्तरीय प्रबंध जो है वास्तविक में कार्य को करते हैं। और निम्न स्तर प्रबंध जो है कर्मचारियों से उनको सीधा संबंध होता है। तो कर्मचारियों को जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितने भी दिक्कतें होती है, और निम्न स्तरीय प्रबंध सुनता है। निम्न स्तरीय प्रबंध मध्य स्तरीय प्रबंध को पहुंचाता है और मध्य स्तरीय प्रबंध सीधा उच्च स्तरीय प्रबंध को पहुंचाता है। तो इस प्रकार प्रबंध के 3 स्तर होते हैं: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध, ठीक। और इस तरह से यह टॉपिक जो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब इस टॉपिक के बाद आप एक बार क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगेगा कि इसके आंसर आप खुद ब खुद बना सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो आए थे इस चैप्टर से या फिर इस टॉपिक से,
प्रबंध को एक सामूहिक क्रिया क्यों कहा जाता है, इसके आंसर भी हम लोग जाने कि प्रबंध को एक सामूहिक क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रबंध वहीं पर आवश्यकता होती है जहाँ व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, फिर क्या है, प्रबंध से क्या आशय है, प्रबंध का परिभाषा हम लोग जान लिए। प्रबंध की परिभाषा दीजिए, इसकी मुख्य विशेषताएं दीजिए। तो प्रबंध की परिभाषा भी देख लिए, इसकी विशेषताएं भी देख लिए। प्रबंध के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो प्रबंध के 5 कार्यों के बारे में आपको बताना है, उसको डील करना है। सेट 3 में है जो प्रबंध की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें, चूँकि ये 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 विशेषताएं लिख दीजिए। क्वेश्चन 19 पूछा गया प्रबंध कला है या विज्ञान है, अथवा दोनों, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो पहले आप लिखिएगा प्रबंध कला है, फिर लिखिएगा प्रबंध विज्ञान है, और अंत में आप लिखिएगा प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। तो इस प्रकार से फॉर्मेट में आप आंसर लिखिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं कि प्रबंध कला के रूप में कैसे है, प्रबंध विज्ञान के रूप में कैसे है, और अंत में आपको कंक्लूजन में लिखना है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, सेट 4 में जो क्वेश्चन पूछा गया कि प्रबंध को परिभाषित कीजिए, तो इसमें आप सबसे पहले हेनरी फेल के द्वारा दी गई परिभाषा को लिख सकते हैं। प्रबंध को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो हम लोग प्रबंध के 9 महत्व देख चुके हैं, आप उनमें से किसी को भी लिख सकते हैं, 4 या फिर किसी भी 5 को लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि 18 नंबर का क्वेश्चन है, तो किसी भी 5 बिंदु का आप लिख सकते हैं। सेट 5 में जो क्वेश्चन दिया गया है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, हम लोग देख चुके हैं, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय। तो आपको केवल लिखना है कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है जो है वो पूछा गया कि प्रबंध क्या कर्मचारियों को प्रबंध में भागीदारी दी जानी चाहिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदारी दी जानी चाहिए क्योंकि जो कार्य करते हैं वो असल में कर्मचारी ही करते हैं, और कार्य से संबंधित जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका सही ज्ञान कर्मचारियों को ही होता है। तो अगर प्रबंध में भागीदारी दी जाए तो उस समस्या से ज़्यादा अच्छी तरह से निपट सकते हैं। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं उनको प्रबंध में भागीदारी दी जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि क्या प्रबंध एक पेशा है। तो हम लोग देख चुके हैं कि प्रबंध एक पेशा है क्योंकि प्रबंध का भी नित्य प्रतिदिन अध्ययन कराया जा रहा है, प्रबंध एक विषय के रूप में उभरा है। ठीक है, प्रबंध के कई सारे विश्वविद्यालय हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति आराम से पढ़ के एक प्रबंधक के रूप में विकसित हो सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है, एक पेशा है। और क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है कि प्रबंध के कार्यों को समझाएं, तो चूंकि ये 5 अंक का प्रश्न है तो प्रबंध के 5 कार्य आप आराम से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था और इससे आप देख पा रहे हैं कि 8 से 10 नंबर के प्रश्न जो है इसी टॉपिक से आ रहे हैं। एक 5 का, एक 3 का, एक या फिर 2 जो है 1 नंबर के प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो इस आधार पर ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा था, इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आराम से इसको 1 या 2 बार समझ लीजिए, एग्जाम में आप ऑटोमेटिक इसके आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक की ओर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।